हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड वीडियो को, जो कि लुसेंट का है। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर के बारे में। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है वो बंगाल में, मैसूर में और पंजाब जैसे प्रांतों पर अपना कब्जा स्थापित करता है। तो इसको हम लोग पहले कोड लिंक करेंगे मेडाइवल से कि क्या होता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1707 से लेकर के 1857 तक के पीरियड में लेटर मुगल्स का शासन चलता है। अब लेटर मुगल्स में बहुत सारे मुगल के वंशज आते हैं, और लेकिन फीचर क्या है कि ये सारे जो रूलर्स होते हैं वो वीक होते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी पुअर होता है। इसके कारण क्या होता है, जो स्थानीय जो प्रोविंसेस होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने का कोशिश करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जो एक थर्ड पावर है जो कि ब्रिटेन है या ब्रिटिश है, वो भी एंट्री कर चुका होता है और वो भी अपने आप को इसमें अवसर में फ़ायदा करने का कोशिश करता है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। मुर्शीद कुली खान जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो मुगल्स के द्वारा। मुगल के जो शासक थे फ़ारूक सियर, उसके द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। सूबेदार मतलब गवर्नर होता है जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन तो रन करना ही होता है, साथ ही साथ टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करना होता है। आगे चल के उसे उड़ीसा का भी गवर्नरशिप मिल जाता है। फ़ारूक सियर जो है अपने कैपिटल को बंगाल के कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद की ओर ट्रांसफ़र कर देता है। तो 1717 से 1727 तक का सेशन जो है, रीजन जो है, वह मुर्शीद कुली खान का होता है। मुर्शीद कुली खान के बाद उसका सन इन लॉ सुजाउद्दीन आता है, और सुजाउद्दीन जो है ही वाज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार इन बाई मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इन 1733। मीन्स सुजाउद्दीन के पास क्या होता है, बिहार का भी गवर्नरशिप आ जाता है, और जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कब? 1733 में। तो सुजाउद्दीन तक का हम लोग देख लिए। पहला देखें मुर्शीद कुली खान, दूसरा सुजाउद्दीन जो कि सन इन लॉ है मुर्शीद कुली खान का, और तीसरा जो हम देखेंगे सरफराज खान का। तो ही वाज द सन ऑफ सुजाउद्दीन एंड मर्डर्ड बाय अलवर्दी खान। मतलब सुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज खान और उसकी हत्या कर दी जाती है अलवर्दी खान के द्वारा। द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, जो अलवर्दी खान कौन था? डिप्टी गवर्नर था बिहार का। अब इसके बाद अलवर्दी खान जो है बंगाल के नवाब के रूप में या वहाँ के शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। अब हम क्या देखते हैं उसके रीजन में, लीगलाइज हिज असर्प्शन बाय रिसीविंग अ फरमान फ्रॉम मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला से यह मिलता है और उनसे फरमान हासिल करता है, और अपने स्थिति को, अपने स्टेटस को, अपने पोजीशन को वो लीगलाइज कर देता है पब्लिक के नज़र में। आफ्टर पेइंग हिम ₹2 करोड़, और इसके एवज में वह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए की भेंट देता है। ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड द फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चंद्रनगर। अब कह रहा है कि चंद्रनगर में तो फ्रांस जो है वो लोग अपना फैक्ट्री डाल रहे होते हैं, और कलकत्ता में ब्रिटिश लोग डाल रहे होते हैं। इन दोनों फैक्ट्री के काम को रोकने का काम करता है अलवर्दी खान। तो अलवर्दी खान का कुछ डिसीजन अच्छा था राष्ट्रहित में। आगे हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में देखते हैं। अलवर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन सिराजुद्दौला। मीन्स अलवर्दी खान का ग्रैंडसन कौन होता है? सिराजुद्दौला होता है। सिराजुद्दौला क्या करता है, सीज कर लेता है कासिम बाजार में जो इंग्लिश का फैक्ट्री होता है उसको। ऑन 20 जून 1756 फोर्ट विलियम सरेंडर्ड बट रॉबर्ट क्लाइव रिकवर्ड कलकत्ता। मीन्स फोर्ट विलियम पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन अगेन क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है कलकत्ता को रिकवर कर लेता है सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अपने क्षेत्र में। ऑन 2 जनवरी 1757 ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होता है। किसके बीच में होगा? तो स्वाभाविक है सिराजुद्दौला और ब्रिटेन के बीच में होगा, ब्रिटिश के बीच में होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होगा। वेयर सिराज कंसीडर्ड प्रैक्टिकली ऑल द डिमांड्स ब्रिटिश देन कैप्चर्ड चंद्रनगर द फ्रेंच सेटलमेंट ऑन मार्च 1757। अब कह रहा है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन ब्रिटिश के द्वारा जो है सिराजुद्दौला के सामने रखा गया था, सिराजुद्दौला सारे कंडीशंस को मान लेता है, और चंद्रनगर जो फ्रेंच का फैक्ट्री हुआ करता था वो उसको जो कब्जा में लेता है वो भी ब्रिटेन को लौटाना पड़ता है। आगे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है। अब इस बैटल ऑफ प्लासी में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कंस्पिरेसी किया जा रहा है, और कंस्पिरेसी का नतीजा ये होता है कि नवाब जो है वो हार जाता है। नवाब मतलब सिराजुद्दौला। अब इसमें कौन कौन करता है ये कंस्पिरेसी में भाग लेता है? तो मीर जाफ़र
मीर बख्शी है। मनिक चंद कौन है? तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता है। तो 2 व्यक्ति को तो जान लिए। तीसरा हम व्यक्ति देखते हैं अमी चंद। अमी चंद कौन है? तो अमी चंद रिच सिख मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है। जगत सेठ को भी हम लोग देखते हैं, ये कौन है? बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है हुआ द बिगेस्ट बैंकर एट दैट टाइम। तो जगत सेठ हम बोलेंगे। खादिम खान के बारे में कह रहा है, कमांडेड ए लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप्स। खादिम खान जो है बड़ी संख्या में सेना का नेतृत्व करता होता है उसके रीजन में। तो फिर यहाँ तक हम लोग देखते हैं, अंत में वो हार जाता है। फिर मीर जाफ़र का दौर आता है। मीर जाफ़र क्या है? द कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मीन्स मीर जाफ़र के ही रीजन में, सेशन में कंपनी को राइट टू फ्री ट्रेड मिलता है। मीन्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिलता है। किस क्षेत्रों में? तो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। इट रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगनाज, और 24 परगना का जमींदारी भी उसको मिल जाता है। मीर जाफ़र हाउएवर फेल इनटू एरियर्स एंड वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। मीर कासिम दबाव में आता है, वो ऐसा सिचुएशन होता है और मीर कासिम के लिए वो गद्दी को छोड़ देता है। आगे मीर कासिम का सेशन आ जाता है। अब हम लोग मीर कासिम के रीजन को देखते हैं। तो मीर कासिम सीडेड बुर्दवान, मिदनापुर, चितागोंग। लेटर क्या होता है? यह अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर की ओर शिफ्ट करता है। तो ये याद रखना होगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल को कौन ले जाता है बंगाल के? तो मीर कासिम ले जाता है। मीर कासिम तुरंत ही रिवॉल्ट करता है, विद्रोह करता है। एज ही वाज एंग्री विद द ब्रिटिश फॉर मिस यूजिंग द दस्तक। अब दस्तक क्या है? यही जो फ्री ड्यूटी पास होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। लेकिन हो क्या रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे और पर्सनल व्यापार कर रहे थे, जिससे बंगाल के नवाब को टैक्स में कमी आ रही थी। तो इसलिए वह नाराज़ हो जाता है ब्रिटिशर से। हाउएवर हैविंग बीन डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ही फ्लेड टू अवध, है ना। ब्रिटिश से हारने के बाद वह अवध की ओर चला जाता है, रुख करता है, अवध के पास जाता है। वेयर ही फॉर्म्ड ए कन्फेडरेसी विथ अवध रूलर सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। वहाँ जाकर वह 2 आदमी से मिलता है और एक गठबंधन तैयार करता है, एक त्रिपक्षीय दल तैयार करता है, जिसमें 3 लोग होते हैं, अवध के नवाब मीन्स रूलर सुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम टू, और वह खुद होता है मीर कासिम। तो ये तीनों मिल करके डिसीजन लेते हैं कि वो ब्रिटिश से लड़ेंगे। अब होता क्या है? बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जहां मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम टू तीनों मिल के लड़ते हैं और हार जाते हैं। किसके द्वारा? ब्रिटिश का नेतृत्व करता है मुनरो। तो याद रखिएगा, मुनरो जो है बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों को हराता है। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 1764 में होता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? मीर जाफ़र वाज अगेन प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। अब फिर से क्या होता है? मीर कासिम के जगह मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठाया जाता है। सक्सेसर कौन होते हैं मीर कासिम के? तो मीर कासिम के सक्सेसर होते हैं मीर जाफ़र, नजामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। ये 4 सक्सेसर्स होते हैं। अब इसमें कह रहा है ऑन मीर जाफ़र डेथ, मीर जाफ़र के मरने के बाद उसका सन नजामुद्दौला जो होता है उसे गद्दी पर बैठाया जाता है और साइन करता है ट्रीटी। कब करता है? 20 फरवरी 1765 को, बाई विच द नवाब वाज डिसबैंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी एंड टू एडमिनिस्टर बंगाल थ्रू ए डेप्यूटी सूबेदार नॉमिनेटेड बाय द कंपनी। अब आर्मी रखने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाता है और जो रूल करेगा वो डेप्यूटी सूबेदार करेगा, ना कि नवाब करेगा। और ये डेप्यूटी सूबेदार को अपॉइंट कौन करेगा, नॉमिनेट कौन करेगा, नामित कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना प्रतिबंध लगाया जाता है। आगे कह रहा है क्लाइव कंक्लूडेड 2 सेपरेट ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद, पहला शाह आलम टू के साथ और दूसरा सुजाउद्दौला के साथ। तो ये था यहाँ पर बंगाल के बारे में, किस प्रकार से शासक बदलते जाते हैं, नवाब से बदलते जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहीं पे ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल आया है, जो कि 1765 में लाया गया और चलता कब तक है? 1772 तक चलता है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट कब होता है? तो 1765 में स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार नजामुद्दौला से ले लेती है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन को अपने हाथ में नहीं लेती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वैरेन हेस्टिंग का सेशन आता है और वैरेन हेस्टिंग जो है वो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर देता है। कब? 1772 में। तो ये था बंगाल का एपिसोड।